आ जाओ भाई मेरे शेरों, बेसिक वीडियो #5। और फिर से वही बात, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरी पहली वीडियो बेसिक वीडियो #4 को देखें, ताकि सीक्वेंशली पढ़ें और उससे कुछ आपको बेनिफिट मिले। ऐसा ना हो कि बीच की कोई चीज़ स्किप हो गई और आप आगे जंप कर गए तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। आ जाओ भाई फ्लैशबैक में चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के काम। और हम लोगों ने 3 काम पढ़े थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आज पढ़ना है सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या होता है भाई? डूअर ऑफ एन एक्शन, एक काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। और वो कौन होते हैं? सब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक काम को रिसीव करने वाला, एक काम को प्राप्त करने वाला होता है ऑब्जेक्ट। वो कौन होते हैं? वो भी होते हैं नाउन। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन के जस्ट बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें आप कहते हो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट होते हैं प्रीपोजिशन के। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको जाननी चाहिए डेफिनेशन प्रीपोजिशन की। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्री प्लस पोजीशन। प्रीपोजिशन मतलब प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मतलब प्लेसमेंट, यानी कि प्रीपोजिशन की जो प्लेसमेंट होती है वो पहले होती है। प्रीपोजिशन हमेशा पहले आते हैं। तो किससे पहले आते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं। चलिए इंग्लिश में डेफिनेशन क्या थी? प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स, दे रिलेट नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ठीक, तो फिर 3 बातें। फिर हम लोगों ने जाना था कि भाई वर्ब क्या होता है। तो वर्ब की डेफिनेशन, एन एक्शन वर्ड विच हैज़ 3 फॉर्म्स, एक ऐसा शब्द जिसके 3 रूप होते हैं और वो काम को बताता है। एक ऐसा शब्द जो काम को बताए और उसके 3 रूप हों उसे कहते हैं वर्ब। जैसे गो, गो की फर्स्ट फॉर्म गो खुद होती है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन एंड गो की 4th फॉर्म गोइंग। तो कोई भी वर्ब ले लो, उसकी फर्स्ट फॉर्म पूछें तो वो खुद ही, कोई भी वर्ब खुद ही अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है। चलो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए आपको ये फॉर्म्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए आपको ये फॉर्म्स आनी चाहिए, बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स एंड डू की फॉर्म्स। ठीक है, ये फॉर्म्स नहीं भी आ रही हैं बट ये ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए कौन सी फॉर्म ज़रूरी है? आपकी बी की फॉर्म। ये भी कुछ रिलेटेड हैं, ये हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म ये भी रिलेटेड है बी की फॉर्म से, तो इनको यहीं पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। बट आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए चाहिए बी की फॉर्म। चलो ठीक भाई, आ जाओ। बी की फर्स्ट फॉर्म अगर मैं पूछूं तो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर, बी। बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, बी। बी की सेकेंड फॉर्म वाज, वर। बी की थर्ड फॉर्म बीन। बी की 4th फॉर्म होती है बीइंग। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज़, हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड, हैव की 4th फॉर्म होती है हैविंग। डू की फर्स्ट फॉर्म डू, डज। डू की सेकेंड फॉर्म डिड, डू की थर्ड फॉर्म डन, डू की 4th फॉर्म डूइंग। यहाँ पर जरा देखना, हैव की जो सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है एक जैसी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप सेंटेंस में कैसे समझोगे कि हैव की ये सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म? मान लो किसी सेंटेंस में हैड आ गया तो आप कैसे जानोगे कि ये सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है कि थर्ड फॉर्म लिखी हुई है? तो मैं इसको किसी सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। जस्ट इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें बता देंगे कि क्या मैटर है। ठीक, आज जो भाई अपन लोग समझ लेते हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म, हैव की सारी फॉर्म्स, डू की सारी फॉर्म्स, बी की सारी फॉर्म्स, हैव की सारी फॉर्म्स एंड डू की सारी फॉर्म्स, इन सबको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं, हैव की जितनी भी फॉर्म्स हैं, डू की जितनी भी फॉर्म्स हैं, इन सबको बोलते हो आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों बोलते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? क्योंकि ये सारे शब्द, ये कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये जो 18 शब्द हैं ये इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं। इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो 18 शब्द हैं ये इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं। यही सारे शब्द हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं और यही सारे शब्द आपके मेन वर्ब भी बन जाते हैं। फिर मैंने क्या बताया? मैंने कहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए आपको ये फॉर्म्स आनी चाहिए, बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स और डू की फॉर्म्स। इनको बोलते हो आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों बोलते हो? क्योंकि ये सारे शब्द, चाहे ये हों, ये सारे शब्द हों, चाहे ये सारे शब्द हों, चाहे ये हों, इन सबको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे शब्द इंग्लिश ग्रामर में कितने काम करते हैं? 2। यही सारे शब्द हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, यही सारे शब्द बन जाते हैं मेन वर्ब। तो परेशानी वाली बात ये है, कैसे आप सेंटेंस में पहचानोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं कि मेन वर्ब हैं? क्योंकि दोनों ही चीज़ें का ये दोनों काम कर लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं, मेन वर्ब। तो कैसे पहचानोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब बने हुए हैं सेंटेंस में कि मेन वर्ब? बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। कैसे आप पहचानोगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? मान लो इज आया हुआ है, किसी सेंटेंस में एक फॉर्म वर्ब की आई है इज, और उसके बाद कोई वर्ब नहीं हो तो आप कह देना ये मेन वर्ब है। फिर से सुनो, बी की कोई भी फॉर्म लगी है और वो अकेले लगी है, उसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो कह देना ये मेन वर्ब है। मान लो इसके बाद कोई वर्ब और भी आ जाए, एक ये फॉर्म लगी है इज और इसके बाद कोई और फॉर्म लगी है वर्ब की, तो कह देना ये हेल्पिंग वर्ब है, और वो जो आएगी फॉर्म नई वाली उसको कह देना मेन वर्ब। यही चक्कर यहाँ पर भी है। हैज़ अकेले आया हुआ है तो कह देना कि ये मेन वर्ब है, और हैज के साथ में कोई वर्ब और भी आई है तो कह देना ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी वाली वर्ब मेन वर्ब है। वैसे डू अकेला आया है तो कह देना हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, और इसके बाद कोई और वर्ब आई हो तो बस बोल देना ये हेल्पिंग वर्ब है, और वो जो नई वर्ब है वो मेन वर्ब है। फिर से एक बार समझ ले भाई, फिर से समझ ले। बी की फॉर्म्स, हैव की फॉर्म्स, डू की फॉर्म्स इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं, मेन वर्ब भी बनती है। कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? बड़ा ही आसान, ये सारे शब्द अगर अकेले आए तो कह देना ये मेन वर्ब है, ये सारे शब्द अकेले आए तो कह देना मेन वर्ब है। मान लो इन शब्दों में कोई एक शब्द आया है और उसके साथ एक वर्ब और आई है तो इन शब्दों को बोल देना हेल्पिंग वर्ब, और जो नई वर्ब आई उसको कह देना मेन वर्ब। अकेले आए तो मेन वर्ब, किसी वर्ब के साथ में आएंगे ये शब्द तो इनको हेल्पिंग वर्ब, और जो नई वर्ब आएगी उसको मेन वर्ब। फिर एक बात, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए ज़रूरी है बी की फॉर्म। इन फॉर्म्स का कोई मतलब नहीं है, अभी इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसको भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तभी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे बी की फॉर्म्स को। और 2 सेंटेंस में पहचाने कि ये हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं कि मेन वर्ब बन रहे हैं और कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, अभी आपको समझा दे रहे हैं।